रूबी का 15 साल का देवर हर रात अपने तकिए को टांगों के बीच में दबाकर सोता था। एक दिन अचानक जब उसने उसका वह तकिया खींच लिया तो उसके बाद उसमें से जो चीज़ निकल कर आई उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। रूबी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। उसने बचपन से ही गरीबी को झेला है। वो अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। उसके पिता ने उसकी शादी का जिम्मा जब से उठाया तब से वह बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी उन्होंने उसकी शादी के लिए बात की वहाँ पर लड़के वालों की डिमांड बहुत ही ऊंची ऊंची है, जो कि पूरी कर पाना उन लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए थक हार कर अब उन्होंने उसकी शादी एक ऐसे घर में की है जहां उन्होंने सिर्फ रुपया पैसा ही देखा है और कुछ नहीं। रूबी के माँ बाप को लगता है कि अगर वो एक अकेले घर में शादी करके जाएगी तो फिर वहां पर वो राज करेगी। उसके ससुराल में ना तो नंद है ना ही सास ससुर का कोई झंझट है, लेकिन अगर उसकी सोच के हिसाब से देखें तो सास ससुर अगर अपनी बहू को समझने वाले में से हों तो वह उसके माता पिता की तरह ही होते हैं, और जो बहुएं अपने सास ससुर को कुछ भी नहीं समझती वह बहुत गलत करती हैं। रूबी का तो शुरू से मन यही था कि उसकी शादी किसी ऐसे घर में हो जहां भरा पूरा परिवार हो, लेकिन शायद सास ससुर की सेवा करना उसके नसीब में ही नहीं था। पर उल्टा इधर रूबी के माँ बाप इस बात पर बहुत खुश थे। कहते थे कि लड़का अमीर है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। कहने को लड़का तो क्या, वह तो एक 40 साल का आदमी था जिसका एक भाई था। उसका नाम राजवीर कुमार था। वह शादी नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने 15 साल के भाई के लिए किसी नर्स के रूप में एक बीवी की तलाश कर रहे थे। लेकिन उसके माँ बाप इन सब बातों को कहाँ समझ रहे थे। उन्होंने तो बस उनका बड़ा सा घर देखा और उसकी शादी उस घर में तय कर दी। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी को उस घर में दुनिया भर का आराम मिलेगा। अधिकतर माता पिता अपनी औलाद को सुखी देखना चाहते हैं, और यही सब कुछ करने के लिए उसके माँ बाप ने भी उसकी शादी उस घर में तय करवा दी, और उसने भी अपने माता पिता की पसंद के मुताबिक ही शादी कर ली। रूबी ने तो अपने माँ बाप की रजामंदी में ही अपनी खुशियों को ढूंढ लिया था। उसके बाद उसकी शादी का दिन आ गया। उस दिन ना तो कोई धूम धड़ाका था ना कोई ढोल बजा, क्योंकि कुमार जी की यही डिमांड थी कि उनकी शादी बहुत ही सादगी से हो। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह अपनी पहली बीवी के गम से खुद को बाहर नहीं निकाल पाए थे, जिनकी मृत्यु आज से 14 साल पहले हो गई थी। कुमार साहब की बीवी बनकर जब वो उस हवेली में गई तो वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ तो सन्नाटे का राज था। बड़ी ही अजीब सी शादी हुई थी उसकी। ना तो उसकी कोई नंद लेने आई और ना ही कोई सास थी जो उसके सिर पर हाथ फेरती। सच कहूँ तो वो इन रिश्तों के लिए तरसती थी, क्योंकि वो जानती है कि मोहब्बत से रिश्ते बनाना भी एक अनोखा एहसास होता है। ऐसे रिश्तों की मंजिल हमेशा बेहतर होती है। वह शाम का वक्त था। शादी के बाद वो कुमार साहब की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर पर पहुंच गई थी, लेकिन वह इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि उन्होंने उसे घर के बाहर ही ड्रॉप कर दिया और कहने लगे कि जाओ, तुम अंदर चली जाओ, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है। जब तुम दरवाज़ा खोलोगी तो पायल तुम्हें अंदर ले जाएगी। उसने पूछा, यह पायल कौन है? उसने बहुत ही धीमी आवाज़ से पूछा, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था उस घर में कोई औरत नहीं रहती थी। उन्होंने कहा कि वह हमारे घर की नौकरानी है। इस बात को उन्होंने बड़े ही घमंड भरे अंदाज में कहा और अपनी बड़ी सी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चले गए। वो उन्हें देखती ही रह गई। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर वो सोच ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया। सामने देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत 20 साल की जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसका हुस्न कयामत ढा रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर वो भी एक लम्हे के लिए घबरा गई थी। उस लड़की को वो एकटक देखती ही रह गई। उसे देखकर वो यह सोचने लगी कि
अगर इतना कातिल हुस्न कुमार साहब के घर में पहले से ही मौजूद था तो उनको उससे शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन शायद मर्द बीवियां खानदानी और महबूबा खूबसूरत ढूंढते हैं। खैर अब इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसे तो यह औरत अपनी आंखों से ही बड़ी तेज और चालाक लगती थी। अभी वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे डर से घुटी हुई चीखों की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर रह गई। उस घर में शुरू से ही ऐसे ऐसे वाक़या होने लगे थे जिससे उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। यह सब सुनकर उसके कान खड़े हो गए। जब पायल ने देखा कि कमरे से आने वाली चीखों पर उसका ध्यान जा रहा है तो उसने उससे ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर उसका ध्यान बांटने की कोशिश करने लगी मगर उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी वाले कमरे से आने वाली चीखों पर था जिसे पायल हर सूरत में उससे छुपाना चाहती थी कि वो किसी भी तरह से उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे। खैर उसे उसकी सारी बातें माननी तो थीं क्योंकि उस घर में रूबी का यह पहला दिन था। वह उसे एक कमरे के अंदर लेकर गई और कमरे में ले जाकर उसे बेड पर बिठा दिया और फिर खुद कमरे से बाहर चली गई। वह जब दरवाज़ा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज़ और भी तेज हो गई थी। रूबी सोचने लगी यह तो बड़ा ही अजीब घर है। एक तो पहले से ही इतना सन्नाटा था अब ऊपर से यह खतरनाक चीखने की आवाज़। वो अपने पति राजवीर का इंतजार करने लगी। रात के 12 बज चुके थे। बैठे बैठे उसकी पूरी कमर अकड़ चुकी थी मगर राजवीर नहीं आए। 1 बजे के आसपास जब उसकी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और राजवीर अंदर आ गए। उसके दिल में धड़कनों का शोर तो हो रहा था लेकिन उसकी आंखों में कोई भी अरमान नहीं थे क्योंकि यह तो अरेंज मैरिज थी और रूबी को बस अपने माँ बाप की खातिर ही इस शादी को निभाना था। राजवीर उसके करीब आकर बैठ गए। उसने जब उनकी तरफ देखा तो उसे उनकी आंखों में भी घबराहट के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। शायद उन्होंने भी इस उम्र में यह शादी अपने जज्बातों को उभारने के लिए नहीं की थी बल्कि इसके पीछे वजह कुछ और ही होगी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि तभी वह उससे अचानक बोले, रूबी मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ और ना ही तुमसे झूठ कहना चाहता हूँ। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे नफ़रत करूँगा लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मैंने यह शादी अपने भाई के लिए ही की है क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने काम में मसरूफ़ ही रहता हूँ और अपने भाई का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता हूँ। मेरा भाई अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अच्छे से संभाल लोगी। रूबी ने राजवीर से कहा, जी क्यों नहीं, आपका भाई मेरी जिम्मेदारी है। उसने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वह खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। रूबी पढ़ी लिखी लड़कियां वाकई बहुत अच्छी होती हैं। मेरा भाई अजीब सी आदतों को पाले हुए है। जब देखो तब अपने कमरे में सोता रहता है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक सोता रहता है और उसका ख्याल बस पायल ही रखती है। पायल हमारे घर की नौकरानी है लेकिन एक नौकरानी पर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने भाई की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डालना चाहता हूँ। राजवीर इतनी बात करने के बाद बिल्कुल चुप हो गए। उसके दिमाग में पायल का चेहरा घूमने लगा क्योंकि पायल इस घर की नौकरानी कहीं से भी नहीं लगती थी। उसके तो तेज तर्रार लहजे से ऐसा लगता था जैसे वह इस घर की मालकिन है। लेकिन उसने यह बात राजवीर से नहीं कही क्योंकि उसे घर में आते ही वहाँ के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगा। वो उस वक्त चुप रही। उसने सोच लिया कि वो राजवीर के भाई का ख्याल जरूर रखेगी। वह उसे बेपनाह प्यार करते थे और उनकी मोहब्बत पाने का शायद उसके लिए तरीका भी यही था कि वो उनके भाई का ख्याल रखती। सुबह उसकी आंख खुली तो उसके पति घर पर नहीं थे।
पूरा कमरा खाली था। सुबह के समय भी पूरे घर में अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। उसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अभी वो अपने बेड से उठकर ठीक से बैठ भी नहीं पाई कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। जिसने पूछा कि मैं आ जाऊं? उसने कहा आ जाओ। उसके कहते ही पायल कमरे के अंदर हाजिर हुई। पायल के चेहरे पर नागवारी के आसार छाए हुए थे। वह उससे कहने लगी, मैडम जी, आप नाश्ता कमरे में करेंगी या फिर मेज पर लगा दूं? उसने कहा मेज पर लगा दो। उसने उससे राजवीर के भाई के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह सो रहे हैं और जब वह सोकर उठ जाते हैं तो उन्हें मैं खुद ही नाश्ता करवाती हूँ। यह कहते हुए पायल के लहजे में एक अजीब सी और अकड़ थी, जैसे वह राजवीर के भाई से उसे दूर रखना चाहती हो। उसने कहा ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी बहुत देर बाद वो बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। जब वो नहाकर निकली तो उसे किसी के बहुत ऊंचे लहजे में बात करने की आवाज़ आ रही थी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और बाल बांधती हुई बाहर आ गई। फिर अचानक एकदम से वह आवाज़ें ही आना बंद हो गईं। शायद पायल ही किसी से बातें कर रही थी। किचन से आवाज़ें आ रही थी तो वो वहीं पहुंच गई। वहां एक लड़का खड़ा था। पायल उस बच्चे पर हुक्म चला रही थी। उसने जब उस लड़के की हालत देखी तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। लड़का बड़ा ही लाचार सा लग रहा था। उसने पास जाकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, जी मेरा नाम रणवीर है। उसने उससे डरते डरते जवाब दिया, जैसे कि वो उसे खा जाएगी। उसने कहा, रणवीर बेटे, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। वह अजीब सी नज़रों से उसे देखने लगा, जैसे उसने उससे कोई बहुत ही अजीब बात कह दी हो। फिर वह बोला, क्या आप सच में मेरा ख्याल रखेंगी? उसने हैरानी भरी नज़र से रूबी की तरफ देखते हुए कहा। उसने कहा, क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। रूबी उसे प्यार से देखने लगी। वह सच में बहुत ही मासूम सा बच्चा था। पायल के ना चाहने के बाद भी उन दोनों ने टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया। जब वह उसके साथ बातें कर रहा था तो वह काफ़ी हल्का फुल्का नज़र आ रहा था, लेकिन रणवीर से थोड़ी बहुत बात करके उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी इन हरकतों के पीछे कहीं ना कहीं पायल का हाथ जरूर है। लेकिन वह औरत इतनी तेज है कि कभी पकड़ी नहीं जाती थी। लेकिन अब उसे इस बात का राज जानना ही था, इसीलिए उसने धीरे धीरे रणवीर के कमरे में आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने यह देखा था कि उसके कमरे में जाते ही वह दौड़कर बेड के पीछे तकिया लेकर छुप जाता था, जैसे बेड के पीछे कोई खजाना छुपा हुआ है। यह बात उसने एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार नोटिस की थी। इसीलिए वो समझ गई थी कि रणवीर के पास जरूर ऐसा कोई राज है जो वह उसे बताना नहीं चाहता। खैर, अब वो पायल और रणवीर दोनों पर नज़र रखने लगी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो इस मामले की तह तक जाए और जो सच है उसे साबित कर सके, ताकि वो कुमार साहब के सामने शर्मिंदा ना हो सके। धीरे धीरे उसके दिन उस घर में जैसे बीत रहे थे, उसे यह समझ आ गया था कि पायल का रवैया उसके साथ सख्त होता जा रहा था। इसीलिए वो कोशिश करती थी कि वो रणवीर के ज़्यादातर सामने ही रहे और वह भी उसके सामने रहे, क्योंकि उसके स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां चल रही थीं और स्कूल आना जाना भी नहीं होता था। उसने यह भी देखा था कि उसके आने से रणवीर अब थोड़ा सा हिला मिला रहता था। वह पहले की तरह थका नहीं लगता था। कुछ ही दिन बाद वो अपने मायके गई। वहाँ से 2-3 दिन के बाद जब वो वापस लौट कर आई तो उसने देखा कि रणवीर का चेहरा पहले से भी ज़्यादा उतरा हुआ था। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने उससे कई बार पूछा भी कि क्या बात है, मगर उसने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सफ़र की वजह से उस वक्त वो थकी हुई थी, इसीलिए वो आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद जब वो उठी तो उसे बाहर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं दिखी। बाहर अजीब सा सन्नाटा पसर रहा था। वो इसीलिए उसे
किसी गड़बड़ी का एहसास होने लगा। वो फौरन रणवीर के कमरे की तरफ गई, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई और गुस्सा भी आने लगा कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक 15 साल के बच्चे का अंदर से अपना कमरा बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसने सभी तरफ बहुत ध्यान से देखा तो रणवीर के कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की से उसके कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था और उस वक्त उसका शक यकीन में बदल गया। रणवीर के सामने पायल खड़ी होकर उस पर चिल्ला रही थी और रणवीर डर के मारे तकिए को दबाए पास ही बैठा हुआ था। पायल की आवाज़ बाहर तक नहीं आ रही थी, लेकिन पायल के तेवर बता रहे थे कि वह रणवीर से सख्त गुस्सा है। रणवीर उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। उसे रणवीर पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह एक लड़का होकर इस नौकरानी के सामने इस कदर मजबूर क्यों है। उसने गुस्से में ही उसके कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। पायल ने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, जबकि रणवीर उस वक्त बहुत रो रहा था। उसकी हालत काफ़ी परेशानी वाली लग रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे। रूबी ने पायल को गुस्से की नज़र से देखा और वहाँ से दफ़ा हो जाने का हुक्म दिया। फिर वो रणवीर के कमरे के अंदर चली गई। उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे, वह परेशान नज़र आ रहा था। उस वक्त रणवीर का दूसरा हाथ उस तकिए पर था और वह अपने उस तकिए को उससे छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। यह देखकर उसका दिमाग तेज़ी से दौड़ने लगा और उसने सोचा कि आखिर इस तकिए में ऐसा क्या है जो रणवीर उस तकिए के पास किसी को भटकने भी नहीं देता। उसने उससे कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन वह तो जैसे तकिया के पास से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक ही उसने उसके हाथ से तकिया को खींच लिया। यह देखकर उसे बहुत हैरानी हुई कि तकिया के नीचे कुछ जेवरात और मेकअप का सामान रखा हुआ था और उसके साथ ही एक दुपट्टा भी था। रणवीर यह सब देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसने उससे कहा, यह क्या है बेटा, यह तुम्हें किसने दिया? उसने यह घबराते हुए उससे पूछा। उसने उससे कहा, भाभी, यह चीज़ें मुझे पायल ने ला कर दी हैं। उसने कहा, क्यों, वह तुम्हें यह चीज़ लाकर क्यों देती है? उसने हैरानी से पूछा, लेकिन उसके पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे पायल पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि यह क्या बेहुदी हरकत है। आखिर एक बच्चे का दिमाग खराब करने का मकसद क्या है? वो रणवीर को वहीं छोड़कर भागती हुई पायल के क्वार्टर में गई, मगर वह वहां मौजूद ही नहीं थी। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, आखिर वह कहाँ जा सकती है, आना तो उसे यही है। इसीलिए वो उसका इंतजार करने लगी। पायल की हरकत से उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर कोई घिनौना खेल खेल सकती है। वो अगर पहले ही उसकी हकीकत के बारे में जान जाती तो उससे बहुत नफरत करती। शाम को जब कुमार साहब घर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके साथ पायल भी घर के अंदर आई। कुमार जी के होते हुए वो पायल से कोई बातचीत नहीं कर सकी। पायल भी उसकी इस बात को जान गई थी कि वो दूसरों के सामने कभी भी उसको जलील नहीं करती थी, हमेशा चुप ही रहती थी। और वह अब यह भी जान चुकी थी कि वो उसका राज मालूम कर चुकी है। इस वजह से वह ज़्यादातर अपने क्वार्टर में ही रहती थी। रणवीर भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। उसने उसके कमरे में जाकर जेवर और मेकअप का सामान फेंक दिया। अब उसे उसकी अच्छे से परवरिश करनी थी। वो उसको अपने साथ ही खिलाती पिलाती उससे ढेर सारी बातें करती थी। कुमार जी भी यह सब देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उसे यह भी जानना था कि पायल यह सब क्यों कर रही थी और उससे सच्चाई क्यों छुपा रही थी। और फिर एक दिन उसको उसे सारी सच्चाई बतानी ही पड़ी और उसने उसे जो भी कुछ बताया उसे सुनकर वो दंग रह गई थी। पायल ने बताया कि वह 2 बहनें और एक भाई थे। भाई ने अपनी मर्जी से शादी करके वह उन लोगों का घर छोड़कर चला गया। उस वक्त पायल स्कूल में पढ़ रही थी
और उसकी बहन और माँ को घर चलाने के लिए इस बंगले में नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि इस हवेली में कुछ नौकरों की ज़रूरत थी। उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ जब इस घर में आए तो उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की और ईमानदारी से इस घर के सारे काम अच्छे से करने लगे। पिताजी की मौत के बाद उन दोनों बहनों को यह एहसास होता था कि माँ का सहारा बच्चों के लिए कितना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे उसकी बहन को यह लगने लगा कि कुमार साहब की नज़रें उन पर से कभी हटती ही नहीं है और उनकी नज़रों में उसकी बहन के लिए एक अजीब ही बात थी। वह हमेशा यह सब देखकर घबरा जाती थी और उनकी यह कोशिश रहती कि वह कम से कम उनके सामने जाया करें, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। और फिर जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। एक दिन कुमार साहब ने यह कहा कि वह उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी छुपकर करेंगे। यह बात सुनकर उसकी बहन दंग रह गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि छुपकर शादी करने से किसी को भी इज्जत नहीं मिलती। जब हम दुनिया वालों के सामने अपनी शादी करते हैं तभी हमें दुनिया इज्जत की नज़र से देखती है, क्योंकि कभी तो हमें लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन उस वक्त उसकी बहन इस बात को समझ नहीं पाई और कुमार साहब ने उसकी माँ से बात की कि वह उसकी बहन को अपनाना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वह शादी को खुफिया रखेंगे। पायल की माँ एक सीधी सादी औरत थी जो दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझती थी और मीठी मीठी बातों में आकर उसकी माँ इस बात के लिए राजी हो गई। कुमार साहब ने उसकी बहन से शादी करके उन्हें शहर से बाहर एक मकान में रखने के लिए लेकर गए और वहीं पर रहने के लिए कहा। जब उन्होंने उसकी बहन से शादी भी की थी तो शादी में सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। साहब ने 6 महीने के लिए उसकी बहन को उस घर में रखा, लेकिन फिर वह उन्हें इसी हवेली में वापस ले आए, क्योंकि यहाँ पर एक नौकरानी की ज़रूरत थी। उसकी बहन नौकरानी बनकर इस घर में रहने लगी, लेकिन फिर जब वह गर्भवती हुई तो उसने साहब को बता दिया। उसके बाद से ही उनका स्वभाव पायल की बहन के प्रति बदलने लगा। उनकी दिलचस्पी उसमें कम होने लगी। हालांकि पहले वह उसकी बहन के पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, लेकिन अब वह उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। इस बात की शिकायत जब उसकी बहन ने उनसे की तो उन्होंने उसे चुप करने का इशारा किया, लेकिन वह चुप नहीं रही। उनका कहना था कि कुमार साहब उनके पति थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उनके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। साहब ने उनसे कहा कि या तो वह चुप रहें, नहीं तो वह उन्हें तलाक दे देंगे। तलाक की धमकी के बावजूद भी उसकी बहन उनसे नहीं डरी, इसीलिए एक दिन उन्होंने उसे तलाक दे डाला। वह एक तलाकशुदा औरत बनकर घर वापस लौट आई। उनसे एक ऐसा गुनाह हो गया था जिसका बोझ उनसे उठाया ही नहीं जा रहा था। जमाने की नज़रों में भी वह बुरी तरह से गिर चुकी थी। और फिर हुआ यह कि उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया वह भी ऐसे हालातों में पैदा हुआ कि वह बच्चा बच नहीं पाया और इस दुनिया से चला गया। पायल की बहन से भी यह गम बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भी इस दुनिया को छोड़ उन सबको अलविदा कह गई। कुछ महीनों बाद पायल की माँ का भी देहांत हो गया और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। उसने ठान लिया कि वो राजवीर कुमार से बदला लेकर ही रहेगी और वो इस हवेली में बदला लेने के लिए नौकरानी बनकर आई, क्योंकि राजवीर अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसे उसकी देखभाल के लिए कोई नौकरानी चाहिए थी। उसका इंतकाम का एक बदला तो राजवीर से किस्मत ने ही ले लिया। उसकी बीवी जल्दी ही इस दुनिया से चली गई और वह अकेला इस दुनिया में रह गया। वो जब भी उसके भाई को देखती तो उसे उसकी ही झलक उसमें नजर आती और वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई भी बड़ा होकर अपने भाई की तरह दूसरी औरतों की इज्जत को खराब करे। इसीलिए वो
उसको औरत ही बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वह एक डरपोक इंसान बने, उसमें कभी भी बहादुरी ना आए, उसमें कभी इतनी जुर्रत ना हो कि वह किसी की इज्जत से खेल सके। मैडम जी, आप ही बताइए, मैंने आखिर क्या गलत किया? इसीलिए मैं उसको चूड़ियाँ और जेवर लाकर देती ताकि वह उन्हें पहने और एक औरत की तरह अपना रवैया बदल ले। जब रूबी ने पायल की पूरी बात सुनी, अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि पायल को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिस वजह से वह डिप्रेशन का शिकार है और वह एक मानसिक मरीज बन चुकी है। जाहिर सी बात है, आखिर ऐसा क्यों ना होता। उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ था, उसने बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ झेल लिया था और वह अकेली हो गई थी, जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन खो चुका था। उसने इस बात का जिक्र राजवीर से किए बिना ही पायल का इलाज करवाना शुरू करवा दिया, क्योंकि उसके दिमाग की बीमारी के बारे में वो अच्छे से समझ चुकी थी। राजवीर की गलती को सुधारने का जिम्मा उसने अपने कंधे पर उठा लिया था। कुछ ही महीनों के बाद पायल बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो गई थी और उसने एक अच्छे से घर में उसके लिए रिश्ता देखकर उसकी शादी भी कर दी। रूबी ने अपने पति राजवीर को भी पूरी बात बताई और उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया। राजवीर ने पायल से माफ़ी मांगी, हालांकि पायल ने उसे माफ़ नहीं किया क्योंकि उनकी गलती माफ़ी के लायक नहीं थी। इधर रूबी का देवर भी अब नॉर्मल हो गया था और वो अपने पति राजवीर के साथ और अपने देवर के साथ ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी औरत की ज़िंदगी खराब ना करें, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, साथ ही साथ बदले की भावना में किसी बेगुनाह की ज़िंदगी ना बर्बाद करें। बदला उसी से ले अगर लेना है तो जिसने गुनाह किया है, उसके बेगुनाह परिवार से नहीं। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।